सभी दोस्तों का नमस्कार। स्वागत है आपका महान आफ्ताब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 2 फरवरी 2025 को आरएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था। एक ही दिन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो उसमें राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास संबंधी जो प्रश्न पूछे गए थे उनका मैं विश्लेषण दोस्तों आपके सामने लेके आया हूँ। विश्लेषण किस किताब से पूछे गए थे उनका बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स, हालांकि आरपीएससी ने मान लो इसकी आंसर की जारी कर दी शाम को ही, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि अगर आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं उन बुक्स के ऑथेंटिक प्रूफ के बारे में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक या जेल प्रहरी, RSS MSSB SSB के जितने भी मान लो क्वेश्चन पेपर होने हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आरपीएससी हो चाहे MSSB हो, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाती है तो ये सारी डिस्कस अपने इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना, आप वास्तव में मानोगे भी क्वेश्चन यहीं से उठाए जा रहे हैं। जो 10वीं पास एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों या 12वीं पास एग्ज़ाम होते हैं, वो तो जो बोर्ड के जो एग्जामिनर होता है वो तो क्वेश्चन डिटो का डिटो वैसी लाइनें, वैसे मैंने एक वीडियो पहले भी आपको प्रोवाइड करवाई थी, जो लाइनें वैसे में उसमें लिखी होती है वो ही सेम टू सेम लिख के प्रश्न पूछ लेता है। और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा भी एग्जामिनर सीधे ही क्वेश्चन उठा रहा है। ये आरएस लेवल का पेपर था। इसमें हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि सेम टू सेम कॉपी करके ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि इसमें अधिकारी बनना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो उसको पेपर को तैयार कर रहा होता है तो दोस्तों वो सारी की सारी लाइनें नहीं उठाता। लेकिन एक प्रश्न में अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं आपको ये ऑथेंटिक प्रूफ दिखाऊंगा कि उसने 2 क्वेश्चन, जो 2 लाइनें हैं वो 12वीं की तक की जो किताबें हैं उनसे उठाई गई हैं। देखिए, तो बहुत बड़ी बात है। हमारा चैनल बहुत छोटा सा चैनल है, हम कोई आरएस की तैयारी वगैरह नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप 10वीं 12वीं पास वैकेंसी की तैयारी करते हो ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। उन्हीं लाइनों में से आपको आगे आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर ये आया था, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्यतः अधिक प्रबल होती हैं। अल नीनो एवं ला नीनो मौसम के प्रतिरूप हैं। अल नीनो व ला नीनो एक प्रकार का झंझावात है और अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप प्लकव कम होते हैं। इसका ऑथेंटिक प्रूफ देख लीजिए, ये यहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को धकेलने वाला बल क्षीण हो जाता है। इसके लिए स्थान व्यापारिक पवनों की आकर्षित करने वाला खींचने वाला बल प्रभावी हो जाता है, मतलब प्रबल हो जाता है। इसके कारण इन व्यापारिक पवनों का एशिया की प्रभाव को कमजोर पड़ जाता है और परिणाम स्वरूप भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून देरी से आने की तथा कमजोर संभावना व्यक्त हो जाती है। दूसरी लाइन इसने कहाँ से उठाई है तो आप ये गौर करके देखिए। तीरों की लंबाई क्रमशः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का वेग दर्शाता है। इन तीरों की लंबाई भारत की ओर बड़ी हो जाती जाना प्रबल मानसून का प्रतीक है। सीधी यहीं से क्वेश्चन उसने उठा लिया। ये था अल नीनो प्रभाव। और दूसरा है ला नीनो प्रभाव की यांत्रिकी। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पीरू के तट के निकट तापमान में सामान्य से कम हो जाने की स्थिति में वायु दाब सामान्य से अधिक विकसित हो जाता है। इसके कारण यहाँ के पवनों को धकेलने वाला बल शक्तिशाली हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मानसून के शीघ्र आने से बलवती होने की संभावना व्यक्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन 1 है, इस परियोजना में अभेदा एवं माचिया जैविक पार्क को विकसित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई है, ये भी सही है।
इसमें 18 जिले व 8 वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित किए गए हैं। ये गलत है दोस्तों, इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। और कहाँ से लिया गया है ये देख लीजिए। ये कहा गया है इसमें आप यहाँ से पढ़िए कि जैव संरक्षण, जो लास्ट लाइन है वो इसमें दी गई है कि ये देखो, यहाँ से आपने पढ़ना है कि जैव संरक्षण हेतु राज्य के समुचित प्रयत्न किए गए। राज्य में रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त मुकंदरा घोषित राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान सहित 25 वन्य जीव अभयारण्य। अब उसमें कितने कह रहा था, 18 जिले और 8, लेकिन इसमें क्या कह रहा है भी 25 वन्य जीव अभयारण्य है। इसके अतिरिक्त 3 सुरक्षित क्षेत्र, 6 मृगवन और 33 आखेटनी क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण की जापान की सहायता से ये चलाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। राव जेतसी रोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसी ने किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर कामरान होएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ये देख लीजिए। राव जेतसी 1526 से लेकर 1541, जेतसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसी रोचंद ने बीकानेर के मालदेव आक्रमण के दौरान नागराज को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा, तो इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसकी प्रथम बैठक अजमेर में हुई, बिल्कुल सही है। सभा ने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के सुधारात्मक कार्य करना था, ये इसका राइट आंसर होगा। दलितों का सुधारात्मक कार्य करना नहीं था। कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। 1887 में वाल्टर राजपूताना के AGG नियुक्त हुए। उसने अक्टूबर 1887 में रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंटों को राजपूत के विवाह खर्च पर नियम बनाने के लिए परिपत्र लिखा। 10 मार्च 1888 को अजमेर में, ये देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि 10 मार्च 1988 को अजमेर में भरतपुर, धौलपुर आदि को छोड़कर कुल 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कह रहा है भी अजमेर में, यानी कि इसने क्या फर्स्ट लाइन क्या थी कि प्रथम बैठक अजमेर में हुआ, तो अजमेर में किया गया। दूसरा इसमें ये क्या कह रहा है कि सभा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाएगी। सामाजिक नियम बनाए गए, तो कहाँ लिखा हुआ है ये देखिए। सम्मेलन में लड़के व लड़कियों की विवाह निश्चित करने के लिए मृत्युभोज प्रस्ताव रखे गए। मतलब ये सामाजिक ही कार्य है दोस्तों, जो लड़के व लड़कियों की विवाह से आयु निश्चित करने के लिए मृत्युभोज पर नियंत्रण करने का प्रस्ताव रखा गया। जनवरी 1889 में वाल्टर ने दूसरा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पुराने सदस्यों से केवल 20 सदस्य शामिल। इस सम्मेलन में इस कमेटी की नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। एक सप्ताह के सम्मेलन में आंकड़ों को सुधारों को संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से वर्धा गए थे, 1 नंबर। दूसरा है, प्रयोग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया। तो ये दोनों ही कथन सत्य है दोस्तों। कहाँ से लिया गया क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ से नोट करिए आप। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से पथिक को मुंबई आमंत्रित किया। मुंबई वर्धा उसमें है, हालांकि इसमें मुंबई दे दिया, वर्धा वहाँ दिया गया। RS का पेपर था, मैंने कहा है सीधी की सीधी लाइन नहीं उठा सकता दोस्तों, क्योंकि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर सिलेक्ट होना चाहते हो, पर ये जो छोटी परीक्षाएं होएगी 10वीं 12वीं पास, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में किए जा रहे अत्याचारों की विवरण
समक्ष प्रस्तुत किए। गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई के ऊपरमाल के किसानों की जांच करने के लिए भेजा। गांधी जी ने इस आशय का पत्र एक महाराणा प्रताप को भी लिखा, एक महाराणा को भी लिखा। दूसरा है, आप ये नोट करिए कि जो दूसरी लाइन दी गई थी वो इस प्रकार से है। इसमें ऊपर वाले में, पथिक ने किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप से बिजौलिया एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। इस प्रकार फलस्वरूप देशवासियों ने बिजौलिया किसानों को आकर्षित किया, तो उन्होंने उनका साथ दिया। तीसरा क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो खुमाण रासो कर्णिदान, शत्रुशाल रासो डूंगर सिंह, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रताई और विसल देव रासो नरपति नाल है। कहाँ से लिया गया क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67, किशनगढ़ का जो चित्रकार है वो साहिबुद्दीन, बीकानेर का निहाल चंद, मेवाड़ का अली राजा और मेवाड़ का शिवदास, ये दिए गए हैं, इनको सेट करना है। सबको पता है कि किशनगढ़ का निहाल चंद है, यानी कि ए का सेकंड, लेकिन ए का सेकंड इसने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सबको पता था। बीकानेर का दोस्तों जो अपना है, और इसका राइट प्रूफ देख लेते हैं अपने कौन कौन से किस शैली से चित्रण से संबंधित है। अब बात आ जाती है इसमें मेवाड़ का दिया हुआ, तो मेवाड़ का देखिए, मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली में ये यहाँ से आपका क्वेश्चन लिया गया है। इस चित्रशैली का चित्रकारों में मनोहर, गंगाराम, कृपा, साहिबुद्दीन, यानी कि मेवाड़ का आपका होएगा साहिबुद्दीन, सी का फर्स्ट। अब सी में फर्स्ट दो जगह है। बीकानेर का, तो बीकानेर का ये देख लिया, बीकानेर शैली। महाराजा अनूप सिंह के समय इस शैली को वास्तविक रूप से विकसित हुआ। लाल, बैंगनी, सिलेटी, बादामी रंगों का प्रयोग किया गया। बालू के टिलों का आंकन, लंबी इकहरी नायिकाएं। और यहाँ से आप ये जो मेन पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से पढ़िए कि शिकार करते हुए रसिक प्रिया रागमाला और सिंगरानी आख्यान विकास रहे। इस पर पंजाब, कलम, मुगल शैली और मारवाड़ का विशेष प्रभाव रहा। और अगला क्वेश्चन इसमें आपका है मारवाड़ का। मारवाड़ का कौन सा जो है किशनगढ़ का दोस्तों ये रहा, इसका चित्रण निहाल चंद ने किया। किशनगढ़ का आ गया इसमें से, ये रहा, इसका चित्रण निहाल चंद ने किया। अब आगे आ जाती है शैली आपकी, तो इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हो मेवाड़ में कौन कौन से कलाकार थे, चित्रकार थे, और इसमें कौन कौन से थे। अगला है, संत लालदास जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और संत लालदास जी आजीवन विवाह रहे, नहीं दोस्तों, संत लालदास जी आजीवन विवाहित नहीं रहे, उनका विवाह हो गया था। लाल उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया, बिल्कुल करवाया गया। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होएगा, लाल रंग है। कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, ये देखिए आप, अभी आपको मैं बताता हूँ। ये यहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये रहा, एक सेकंड, ये रहा। राजस्थान के वस्त्रों में सबसे अधिक प्रधानता लाल रंग की है। लाल रंग की भी एक सतह का नहीं है, उसके अनेक भेद है। राजस्थान का एक कथन तो सुना है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग अर्थात लाल रंग से है। ये इसमें बकायदा इसमें ये रहा, कसुमल रंग अर्थात लाल रंग से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, तो कौन सी पहले आएगी, कौन सी दूसरे स्थान पर आएगी, अभी बात कर लेते हैं। ये देखो, इस मानचित्र से इन्होंने लिया है। तो सबसे पहले आप इसमें नोट करिए कि 1 नंबर पर आपकी आएगी ये रही जास्कर, ये रही लद्दाख, उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार। अब इसमें कौन कौन सी दी गई हैं अपने देख लेते हैं। लद्दाख, शिवालिक, काराकोरम और जास्कर, ये उसने अलग अलग पूछ ली, लेकिन पूछी कहाँ से है वो आपने देख ही लिया, भी यहाँ इस चित्र से पूछी गई है, ठीक है। और अगला है ये रही दर्रे, कौन कौन से, काराकोरम,
लेह लद्दाख और इसे इस क्वेश्चन से पूछा गया है। निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होना, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के संयुक्त तत्वाधान से लिया गया है। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय वर्षों पर वर्षा लाता है, ये लिया गया यहाँ। अरब सागरीय मानसून से, मानसून की यह शाखा अत्यंत वेग गति है। पश्चिमी घाटों के ढालों पर इसकी तीव्रता के कारण वर्षों का घनघोर रूप से होता है, इसलिए प्रथम घनघोर मानसून को मानसून का फटना कहते हैं। इसका वेग पश्चिमी घाटों और पश्चिमी समाप्त हो जाता है और पश्चिमी तट पर 250 सेमी से लेकर पश्चिमी घाट के पवन उत्तर 500 सेमी तक अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी भाग पर गर्म हवाएं चलती है और ढालों और दक्षिणी पठार के लिए पूर्व में चेन्नई तक उसने 38 सेमी तक वर्षा होती है और नागपुर का पठार इसमें है 150 सेमी तक वर्षा होती है। कहाँ से लिए गया है दोस्तों क्वेश्चन, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है कि ये रही पूर्व में चेन्नई तक और अरब सागरीय मानसून एक चेन्नई की ओर जाती है और दूसरी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य छोटा नागपुर की ओर जाती है। इस अवस्था का 150 सेमी दूरी के इसलिए 100 सेमी तक रह जाते हैं। इस मानसून की तीसरी शाखा कच्छ का रण राजस्थान हरियाणा पंजाब की ओर पश्चिमी मरुस्थल तक हिमाचल प्रदेश में जाती है। इन पवनों को राजस्थान से अधिक लाभ नहीं मिलता क्योंकि पवनें अरावली के समर्थ गुजर जाती है। और ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, स्वर्णिम चतुर्भुज के इस खंड में निम्न शहरों को जोड़ते हैं। कौन से शहर? 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली। ये कौन कौन से होंगे ये देख लीजिए आप। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्णिम चतुर्भुज 4 लेन गलियारा है। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है दोस्तों यहाँ से। 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ते हैं और महासागरों की दूरी लागत बहुत कम हो गई है। और उत्तर पश्चिमी में उत्तर दक्षिण गलियारा का जम्मू कश्मीर श्रीनगर कन्याकुमारी तमिलनाडु और पूर्व पश्चिम गलियारे असम से सिलचर और गुजरात के पोरबंदर से ये जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था। अगला है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के बागड़ के उपक्षेत्र हैं। घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह हैं। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समर्थ हैं। ये रहा लूणी बेसिन दोस्तों। यह बेसिन 25 सेमी से लेकर 50 सेमी तक की वर्षा रेखा के अलग दक्षिण पश्चिम में। लूणी बेसिन का विस्तार दक्षिणी जोधपुर, पाली, जौलपुर, जालौर, पश्चिमी सिरोही जिलों में है। लूणी तथा उनकी सहायक नदियां लिलड़ी, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी, बांडी भाव के क्षेत्र से जलोढ़ मैदान है। सभी मैदानी नदियां इस पंचपदरा मुख्य खारे पानी की झील का क्षेत्र और नमक का उत्पादन है। अंत प्रवाह का मैदान यानी कि जो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत है वो ये है। अब आ जाती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया। घग्गर का मैदान राजस्थान के उत्तरी भाग है जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल कृषि की जाती है? ये सीधा क्वेश्चन उठाया गया है, जैसलमेर में होती है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है ये देखिए। खड़ीन सर्वप्रथम प्रचलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। सीधा ही पहली लाइन ले ली है कि खड़ीन कहाँ की है, तो जैसलमेर की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा शोरसन। ये 12 है, इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो शोरसन पहले ही सम्मिलित नहीं है। हमीरगढ़, भीलवाड़ा, रनखार, जालोर और मनसा माता झुंझुनू ये सारी सही है, लेकिन शोरसन है जो है वो 12 है। और नीचे वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। माउंट आबू और रणकंबुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? गोडवार, मेवाड़, ढूंढाड़ और शेखावटी। ये हालांकि दोस्तों मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी इसमें अगर आप आरएस का पेपर कल देख के आए हो और इसमें आप इसका ऑब्जेक्शन अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये गोडवाड़ के अंदर नहीं आता, ये एनसीईआरटी का ही मेरा है। ये गोडवाना क्षेत्र में आता है। गोडवाड़ अलग है,
लेकिन हर कोई यही कहेगा अब इसमें यही क्षेत्र आएगा। ये रहा गोडावन क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजस्थान का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू और देलवाड़ा जैन मंदिर है। यहाँ पर्यटक स्थानों में नक्की झील, सनसेट पॉइंट, गुरु शिखर मुख्य है। रणकपुर में जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। और हालांकि एग्जामिनर को हो सकता है ये भी देखने में गलती हो गई हो, भी उसने गोडवाड़ ही पढ़ लिया हो, क्योंकि गोडवाड़ भी क्षेत्र जो आपका है जोधपुर का आसपास का क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इसका राइट आंसर गोडावन क्षेत्र होना चाहिए और इन्होंने सिर्फ यहाँ गोडवाड़ क्षेत्र दे दिया है। ये आप देख सकते हो, ये रहा गोडवाड़। ठीक है जी, ये रहा। अंग्रेजी में भी अगर आप देखना चाहो तो ये गोडवाड़ है और ना कि इसका ये है। तो इसने गोडावन क्षेत्र माना है। ये देखो, इसने जो लाइन पूछी गई है वही लाइन से भी माउंट आबू और रणकपुर के किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं। तो इसने बकायदा ये यहीं से कहा है कि इस क्षेत्र में राजस्थान के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू और देलवाड़ा जैन मंदिर है और कुछ अन्य भी नाम दिए हैं, लेकिन ये गोडावन क्षेत्र है ना कि गोडवाड़ा है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो इसका ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, नहीं लगे तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। ऑथेंटिक प्रूफ मैं 12वीं की राजस्थान अध्ययन जो किताब है उससे मैंने ये सोर्स लिया है। 102 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कुल साक्षरता दर 2011 के घटते क्रम में लेके जाना है। तो दोस्तों सभी को ही पता है सबसे टॉप पर कोटा है, उसके बाद जयपुर है और दो ही देख लेते तो इसमें कहीं ना कहीं आप सही हो जाते। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन होएगा। कहाँ से लिया गया क्वेश्चन ये देख लीजिए आप। राजस्थान की सबसे अधिक साक्षर कोटा है जहाँ साक्षरता का प्रतिशत 77.48 अंकित किया गया। इसके पश्चात जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर और यही चारों जिले इसने यहाँ दिए हैं दोस्तों। ये एरिया कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद अलवर दे दिया और जालोर सबसे कम साक्षरता वाला जिला माना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे पहले महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन से हैं। तो ये देख लीजिए, लिग्नाइट कोयला। हालांकि कार्बन की मात्रा में लिग्नाइट कोयला घटिया माना जाता है, परंतु ताप की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कोयले के भंडार तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर व वेल्लोर जिले में फैली नेविल लिग्नाइट कोयले भंडार सम्मिलित है, जहां 330 करोड़ टन लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के पलाना नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयले के कोयला मिलता है। 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्पादन का क्षेत्र है। बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले के भंडारों को पता लगा है। बीकानेर के तापीय विद्युत इसमें कोयले का प्रयोग किया जाता है। अन्य कोयलों के उत्पादन क्षेत्रों में पौंडीचेरी, गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर के पुंछ, सियासी और उधमपुर जिलों में, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में कोयला की खनन के देश में कोयला उत्पादन के लिए दर्शाया गया है। तो ये था आपका दोस्तों, इसमें पलाना जो क्षेत्र है वो है इसका है, ये रहा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपको जो आगामी परीक्षाएं जेल प्रहरी, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या किसी भी प्रकार की राजस्थान की तैयारी करते हो तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, हूबहू उठाते हैं। मैंने पशु परिचर की क्लास के लिए एक क्लास वीडियो डाली थी, आप खुद ने चेक कर लिया, अभी सीधे क्वेश्चन वहीं से उठाए गए थे। हालांकि इसमें सीधे क्वेश्चन नहीं उठाए गए हैं क्योंकि दोस्तों RS लेवल का एग्जाम था। सीधा अगर एग्जामिनर सीधा उठाता है तो कहीं ना कहीं अधिकारी बच्चा भी ये सोचता है यार सीधे एक ही किताब से क्वेश्चन उठा रहा है, तो ऐसा आसान नहीं है। लेकिन देख लीजिए, आपने माना कि वास्तव में एक ही किताब से उठाई गई। ये 12वीं की आपकी जो राजस्थान अध्ययन की किताब है दोस्तों, उससे सारे क्वेश्चन ही उठाए गए थे। कुछ क्वेश्चन 10वीं 12वीं के भी उठाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर उस किताब से उठाए गए हैं। तो अगर RS लेवल के अधिकारी का भी मान लो भी एग्जाम एक ही किताब से उठाए गए हैं तो मान के चलिए कि छोटी जो अपने एग्ज़ाम होंगे 10वीं 12वीं पास तो वो तो ज़रूर उठाए जाएंगे। अब मैं एक CET पर जो इतने भी क्वेश्चन आए थे ग्रेजुएशन लेवल या 10+2 पर जो आए थे उनकी मैं एक PDF लाऊंगा। तो आप अपना स्नेह और प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा छोटा सा चैनल है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो सोर्स देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।